तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप लोग की इधर उधर हो सकती है, क्योंकि ग्रामर है, इसको किसी भी तरीके से बना करके पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप लोग के यही पूछे जाएंगे। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं यहाँ पे ज्यादा उस तरीके से नहीं बोल रहा कि मैं चिल्ला के बोलूं, देखो मेरी बात को मान लोगे तो तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। तुम्हें मैं लिखने को भी नहीं कह रहा, सिर्फ वीडियो को देख लो, सिर्फ देख लो, पढ़ लो, देख लो, पढ़ लो, बस। तुम्हें लिखना बिल्कुल भी नहीं है, लिख करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ देख लो, सुन लो, बस इतना काम करना है। मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को आप लोग के सबसे पहले चैप्टर, जो आप लोग का है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट रेयर अचीवमेंट डिड रिचर्ड मैनेज एट द एज ऑफ 22। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि रिचर्ड ने 22 साल की उम्र में ऐसा क्या अचीव किया था। रिचर्ड रोट एन आर्टिकल विद हिज फ्रेंड अबाउट ए थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। रिचर्ड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर के एक आर्टिकल लिखा था कि सेल्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। यह आर्टिकल छपा था साइंटिफिक जर्नल में और गया था कहाँ तक, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस तक। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। ये फर्स्ट टाइम था कि किसी साइंटिफिक जर्नल ने, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल ने, किसी कॉलेज के बच्चे का आर्टिकल जो है वो छापा हो। एक तरीके से न्यूज़पेपर कह सकते हो। उन्होंने पहली बार किसी कॉलेज के बच्चे का जो है वो आर्टिकल छापा। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क की कॉपी क्यों करते हैं। मोनार्क डिड नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड। मोनार्क जो है वो टेस्ट में अच्छे नहीं होते, बर्ड उनको खाना पसंद नहीं करते, मतलब पक्षी जो है मोनार्क को खाना पसंद नहीं करते। वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डिड टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और जो वाइसरॉय होते हैं, मतलब वाइसरॉय जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है बर्ड्स के लिए, और उनको खाना बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड डिनर। सो द वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपीड मोनार्क। मतलब कि वो बर्ड का खाना नहीं बनना चाहते, इसलिए जो है वो मोनार्क की कॉपी करते हैं। वट वॉज द कॉमन बिलीफ अबाउट द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा। वट इज एक्चुअल पर्पस। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया कि मोनार्क की प्यूपा पे जो आप लोग के 12 गोल्ड स्पॉट होते हैं, 12 धब्बे होते हैं गोल्ड रंग, गोल्ड कलर के, वो क्यों होते हैं, और क्या बिलीफ है लोगों का, क्या लोग मानते हैं, और एक्चुअल में उनका क्या पर्पस है। तो आंसर देखो, द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा वेयर बिलीव टू जस्ट ऑर्नामेंटल। लोगों का क्या बिलीफ है, ये साइंटिफिक नहीं है, लोगों का बिलीफ है कि जो 12 धब्बे होते हैं गोल्ड रंग के, वो एक तरीके से सुंदरता को बढ़ाने के लिए है। वो उस मोनार्क की प्यूपा का एक तरीके से गहना है। ऑर्नामेंटल का मतलब गहना, वो सिर्फ सुंदरता के लिए है। लेकिन एक्चुअल पर्पस क्या है उसको जानो। द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस टाइनी गोल्ड स्पॉट इज टू प्रोड्यूस अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। ये जो 12 धब्बे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि एक हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे हमारी जो बर्ड है उसकी फुल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये एक्चुअल पर्पस है इनका। अब हार्मोन का नाम आप सभी लोग जो है वो इतना डीप में मत जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग अ साइंस फेयर। कौन सा लेसन जो है वो, कौन सी सीख उन्होंने ली एब्राइट ने जब वो साइंस फेयर को हार गए थे। आंसर देखो, Albright learned that just a neat display is not a scientific achievement. To win a science fair, he will have to do real experiment. एब्राइट ने ये जान लिया कि सिर्फ दिखावा करना मतलब जो है एक साइंस अचीवमेंट नहीं माना जाता, जब तक कि मैं रियल अचीवमेंट, रियल एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा किसी भी चीज़ को लेकर के। ये उन्होंने सीखा था जब वो साइंस फेयर को हार गए थे। पांचवा क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डिड एब्राइट अंडरटेक एज अ स्कूल स्टूडेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो एब्राइट ने अंडरटेक किया एज अ स्कूल स्टूडेंट। एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स। एब्राइट जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे उस वायरल डिसीज को जो कि मोनार्क के कैटरपिलर को जो है वो हर साल मार देता है। आगे, आफ्टर दैट ही वर्कड ऑन द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। उन्होंने इस चीज़ को भी फाइंड आउट किया कि वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क की कॉपी क्यों करती है। इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल, एब्राइट बिकेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। उन्होंने लाइफ ऑफ सेल्स, मतलब जो मैंने आप लोग को ओवर बताया 22 साल की उम्र में, उसके बारे में भी जो है वो काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन आप लोग का,
What other interest besides science and Richard Albright pursue? What opinion did Mr. Weir, his social studies teacher, have about Albright? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइंस के अलावा भी क्या रिचर्ड एब्राइट का कुछ मतलब जो है इंटरेस्ट था कहीं और, ठीक है, और जो उसके सोशल स्टडीज के टीचर थे उनका क्या ओपिनियन था इस चीज को लेकर के। आंसर देखो, अदर देन साइंस रिचर्ड एब्राइट वाज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रॉक्स, कॉइन्स एंड फॉसिल्स एंड वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द स्टार गेजिंग एंड एस्ट्रोनॉमी। रिचर्ड एब्राइट का और भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि रॉक को कलेक्ट करने में, कॉइन को कलेक्ट करने में, फॉसिल्स और स्टार को गैजिंग, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीज़ों में जो है उनका इंटरेस्ट था। ही वॉज आल्सो अ गुड डिबेटर, कैनोइस्ट एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर। मिस्टर वेयर फेल्ट दैट रिचर्ड वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन हिज एक्सपेरिमेंट बट आल्सो केप्ट हिज माइंड ओपन फॉर अदर थिंग एंड पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट टू अटेन सक्सेस। उसके जो सोशल स्टडीज़ के टीचर थे उनका ये मानना था कि डेफिनेटली उसका माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर के ही नहीं खुला, वो हर टाइप की चीज़ों को जो है वो अप्लाई करता था सक्सेस को पाने के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप की चीज़ हो, ठीक है, वो हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हो है अपना मेंटेन रखता था और उतनी शिद्दत से जो है वो काम करता था रिचर्ड एब्राइट। अब सातवां क्वेश्चन है, वट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू एब्राइट टीचर? एब्राइट के टीचर के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल क्वालिटीज है जो कि साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी है? According to Albright teacher, the essential qualities of becoming a scientist are to have a first-rate mind and have a lot of curiosity. Albright के टीचर के हिसाब से साइंटिस्ट बनने की सबसे पहली क्वालिटी कि आपका दूर का सोचना और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। Along with that, the person should have the zeal to excel and the wish to become the best. मतलब कि जिसके अंदर उत्साह भरा होता है और सिर्फ बेस्ट, इससे इससे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि ना उसको फर्स्ट आना उसको सेकंड आना, उसको यह है कि वो हर काम को करेगा, कोई भी उस फील्ड में हो लेकिन उससे बेस्ट करेगा। बस इस चीज़ को लेकर के अगर ये है आपके अंदर तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन ये तो हर फील्ड के अंदर अप्लाई होता है। किसी से कंपटीशन मत करो, अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश करो। कोई कितना भी टॉपर है ये सोचो कि मैं उससे बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, बेटर कैसे कर सकता हूँ। ये नहीं कि उसको हराना है, हराने वाला सीन नहीं, अपने को बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आप लोग का, मेंशन एनी टू ऑफ एब्राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंस। दो ऐसी चीज बताओ जो कि एब्राइट ने साइंस के वर्ल्ड में जो है वो कंट्रीब्यूट की है। एब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई। एब्राइट ने ऐसे हार्मोन को जो है वो डिस्कवर करा जो बटरफ्लाई की ग्रोथ में जो है वो काम आता है। हिज अदर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रूव टू बी हिज स्टडी ऑफ हाउ सेल रीड देयर डीएनए। और दूसरी उनकी जो स्टडी थी कि सेल जो है वो किस तरीके से डीएनए को रीड कर लेते हैं, ये उनकी सेकंड जो है वो थ्योरी थी जो कि वर्ल्ड साइंस के वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है। नाइन्थ क्वेश्चन, हु वाज रिचर्ड ए वेरर, हाउ डिड ही हेल्प रिचर्ड एब्राइट? ये जो रिचर्ड ए वेरर है वो कौन थे और इन्होंने रिचर्ड एब्राइट की कैसे सहायता की? रिचर्ड ए वेरर वाज अ रिचर्ड एब्राइट सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। ही हेल्प एब्राइट अ लॉट, हेल्पिंग हिम ओपन हिज माइंड टू न्यू आइडियाज। वो उसके सोशल स्टडीज़ के जो देखो मैं बता दूं, थोड़े से नाम अजीब से हैं, इनको लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और मेरे सामने ये सारे के सारे वर्ड बहुत ही छोटे छोटे हैं, आपको उसमें बड़े दिख रहे हैं, मेरे सामने बहुत छोटे छोटे हैं, तो पढ़ने मेरे को इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वरना इन सब चीज़ों को कहने में दिक्कत हो जाती है अगर मैं नहीं कह पा रहा होता, ठीक है। तो वो सोशल स्टडीज़ को उसके टीचर्स थे जिन्होंने उसको एडवाइस किया, डिबेट करना सिखाया और साथ में उसके माइंड को और उसको नए नए आइडियाज़ सोचने के लिए उसका माइंड जो है वो ओपन अप करा, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन आप लोग का, हाउ कैन एब्राइट थ्योरी ऑफ सेल लाइफ बी अ रेवोल्यूशन इन द मेडिकल फील्ड इफ इट इज प्रूव्ड राइट? इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि एब्राइट की जो थ्योरी ऑफ सेल थी वो क्या मेडिकल फील्ड के लिए रेवोल्यूशनरी थी, क्या वो इस चीज़ को प्रूव कर पाए? एब्राइट आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ तक डीएनए तक तो आप सभी लोग का जो उन्होंने निकाला था वो है। उसके आगे देखो, टू फर्दर टेस्ट हिज थ्योरी ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट। इन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। इफ़ इट प्रूफ करेक्ट, ये करेक्ट प्रूफ हो गई तो इट विल बी अ बिग लिव टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो हमें अपनी लाइफ के प्रोसेस को जानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, साथ में इट माइट लेड टू अ न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर एंड डिसीज। तो हम लोग जो सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर और डिसीज होते हैं इनसे बचने के तरीके को भी जो है वो जान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट में इसी चैप्टर के लिए कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो अब आ चुके हैं आप लोग के अगले चैप्टर द नेकलेस पे और स्टार्ट करेंगे आप लोग के सबसे पहले क्वेश्चन से। वट वॉज लोएजल रिएक्शन टू हिज वाइफ डिजायर्ड फॉर अ न्यू ड्रेस? लोएजल का क्या रिएक्शन था जब उसकी वाइफ ने उससे नई ड्रेस की मांग करी? लोएजल हैड बीन इन्वाइटेड टू अ पार्टी एट द मिनिस्टर रेसिडेंस व्हेन मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वांटेड अ न्यू ड्रेस टू वियर।
लॉयजल जो है वो इनवाइटेड था मिनिस्टर की पार्टी में, और जो उसकी पत्नी थी उसने कह दिया था कि तुम मुझे नई ड्रेस ला करके दो तो दो। लेकिन उसके पति ने, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पति ने समझाने की कोशिश करी कि यार कुछ भी पहन लो, तुम पे अच्छी लगती है। लेकिन जब वो गुस्सा हो गई, व्हेन शी गॉट एंग्री, उसके जब उसने मना कर दिया कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, उस कंडीशन में उसके पति ने उसको जो है नई ड्रेस ला करके दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक एम लोजल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप मानते हो, या आप लोगों से पूछे, क्या आप लोग सोचते हो कि उसका जो पति था वो उस रात, मतलब जो पार्टी की रात थी, उसको एंजॉय करा होगा? अपने रीजन बताओ। अब ये आप लोग का रीजन हो सकता है। आई थिंक एम लोजर डिड नॉट एंजॉय मच एट द बॉल। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि यार उसके पति ने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करा। ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन सच पार्टीज। उसका पति जो है ना, इन सब पार्टीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता। ही, वो क्यों आया था देखो, ही हैड कम हेयर फॉर द शेक ऑफ हिज वाइफ हैप्पीनेस। वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी ज्यादा लड़ाकू थी। तुम मेरे साथ ये नहीं करते, तुम मेरे को ये ला करके नहीं देते, तुम मेरे साथ, तो वो इसलिए अपनी पत्नी को खुश करने के लिए यहाँ पर लेकर के आया था। जब उसकी पत्नी आराम से नाच रही थी, खुशी से नाच रही थी, प्लेजेंट होकर के नाच रही थी, उस समय वो उसका इंतजार कर रहा था बाहर। उसको नींद आ रखी थी, वो एक छोटे से सलून में जाकर के बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था अपनी पत्नी का। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड MMA, मतलब कि मिसेस मटिल्डा एंड मिस्टर लॉयजल, रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट। जो मटिल्डा थे, पति पत्नी थे, जब उनको रियलाइज हुआ कि उनका जो नेकलेस है वो पूरी तरीके से खो चुका है, उनका क्या रिएक्शन था आप लोग को बताना है। एज सोन एज दे रियलाइज द नेकलेस हैड बीन लॉस्ट, जब उनको रियलाइज हुआ कि उनका नेकलेस खो चुका है, उनकी जो हंसती खेलती लाइफ थी उसमें एक तरीके से बहुत भयंकर एक पहाड़ टूट पड़ा। उनको लगने लगा कि ये सबसे, उनको ये लग रहा था कि ये बहुत गंदा सपना है, लेकिन वो असलियत थी। वो, मतलब मटिल्डा जो थी उसकी पत्नी, वो तो एक तरीके से रोने लगी, मतलब, और उसका पति आधे कच्चे में था, मतलब आधा कपड़ा उतार रखा था, आधा जो है उसका मतलब कपड़ा पहना हुआ था, वो उसी कपड़े में भागा और ढूंढ रहा था कि कहाँ उसका नेकलेस जो है वो पड़ा होगा। वो नंगे पांव भागने लगा, मतलब, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए। तो ये रिएक्शन था उनका। चौथा क्वेश्चन, वाई वॉज मटिल्डा सैड आफ्टर द बॉल। मटिल्डा जो कि इतनी ज़्यादा खुश थी, खुशी से ठुमके लगा रही थी, वो पार्टी के बाद इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो गई? भाई देखो, उसकी गलती की वजह से फालतू में कहा था कि उस किसी से मांग के लाने को नेकलेस। The night of the ball had been the realizing of a long cherished dream for Matilda when she was the focus of all the attention and every eye admired her। मतलब कि वो उस रात जो है बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अमीर लग रही थी, और उसको रियलाइज़ हुआ कि सब लोग उसको अटेंड करें, मतलब उसको अटेंशन दे रहे हैं, और सबकी आंखें जो है उसी के ऊपर थी। बट ही हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड। बस ये जो खुशी थी वो थोड़े टाइम के लिए थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनके सामने अंधेरा आने वाला था, उनकी जो है किस्मत पे ताला लगने वाला था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आप लोग जानते हो कि उनका नेकलेस खोया उसके बाद से, तो वो परेशान ही परेशान हो गए। और यही रीज़न था कि मटिल्डा जो कि इतनी खुश थी पार्टी के अंदर आने के बाद, जो है मटिल्डा पार्टी के बाद जो है इतनी ज़्यादा दुखी हो गई। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डा रूइन। कारण क्या था कि मटिल्डा जो है वो रूइन हो गई, उसकी पूरी लाइफ जो है एक तरीके से तबाह हो गई और दुख भरी हो गई। वो कारण पूछ रहा है आप लोगों से कि क्या ऐसा कारण था। हर ऑन डिसकंटेनमेंट कंटेंटमेंट वॉज द कॉज ऑफ हर रेंज, सी ऑलवेज फील्ड सी हैड बीन बॉर्न फॉर बेटर थिंग। मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि उसके खुद के घमंड ने, उसके अहंकार ने, उसके लालच ने, उसके असंतोष ने उसको खा लिया। मतलब कि वो हमेशा सोचती कि मैं बनी थी राजा महाराजा के फैमिली के लिए, मैं बनी थी कि बड़े बड़े महलों में घूमने के लिए, मतलब महलों में चलने के लिए, यार जो भी मानो, लेकिन एट द एंड वो सोचती थी कि मैं कहाँ भिखारी के हाथ लगी। इस तरीके से वो सोचती थी, और उसका यही असंतोष उसे खा गया। यही कारण था जिसकी वजह से मटिल्डा जो है वो रुइन हो गई। छठा क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस कम इनटू द लाइफ ऑफ द लॉयजल आफ्टर बोरोइंग मनी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉयजल जो उसका पति था, उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो गई पैसा उधार लेने के बाद। आंसर देखो, after borrowing money, a lot of changes come in the life of Loisel. They had to do away with the maid and Matilda had to do all household चौरस। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही वो उसने मनी को उधार लिया था नेकलेस को खरीदने के लिए, उसके बाद से उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने अपनी नौकरानी को हटा दिया, मटिल्डा सारा काम करने लगी। उसके पहले कम से कम मटिल्डा को काम तो नहीं करना पड़ता था, वो जो है सामान लाने लगी और अपना खुद झाड़ू पोछा जो बर्तन करना था वो करने लगी। उसका पति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा, इवनिंग में भी करता था और इवनिंग से ज़्यादा वो नाइट में भी करने लगा। मतलब कि बहुत बुरी तरीके से उनकी लाइफ जो है वो ड्रास्टिकली जो है वो चेंज हो गई। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वाई कुड मिसिस फॉरेस्टियर नॉट रिकॉग्नाइज हर फ्रेंड मटिल्डा एट द एंड ऑफ द स्टोरी। वो जो उसकी दोस्त थी
वो उसको पहचान क्यों नहीं पाई एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मटिल्डा को क्यों नहीं पहचान पाई? अब आंसर देखो, मटिल्डा हैड टू वर्क वेरी हार्ड to lead her life. She had become strong heart woman, the crude woman of household. इनफैक्ट सी हैड स्टार्टेड लुकिंग ओल्ड। मतलब कि जो उसकी दोस्त थी, जो फॉरेस्टियर थी, है ना, जो उसकी दोस्त थी, वो उसको इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि यार आप लोग को पता है मैटिल्डा की लाइफ इतनी बुरी तरीके से चेंज हुई। वो एक हार्ड वुमेन बन गई, उसने घर के काम को करना शुरू कर दिया, वो एक तरीके से इतना ज़्यादा काम करने लगी, बाहर जाना, धूप में बार्गेनिंग करना, ये करना वो करना। तो इसकी वजह से उसकी जो सुंदरता थी वो भी खत्म हो गई, वो एक तरीके से बूढ़ी लगने लगी। ठीक है, और संडे इवनिंग जब वो वॉक कर रहे थे, तब उसकी आंखें, जो उसकी दोस्त की आंखें थी, वो उसे पहचान नहीं पाई। ठीक है, तो ये बताया गया इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, व्हाट वुड मटिल्डा ऑफन ड्रीम ऑफ? इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मटिल्डा जो है वो अक्सर क्या सपना देखा करती थी, ये पूछा गया आप लोगों से। आंसर, मटिल्डा वुड ऑफन ड्रीम ऑफ ऑल डिलीशियस लग्जरियस एलिगेंट डिनर्स मार्वलस। ये सब चीज़ों की जो है वो हर समय चाहत रखती थी, इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती थी। वो सोचती थी कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। शी वुड एक्सकेप इनटू हर ड्रीम फ्रॉम द डलनेस ऑफ वेरी हम्बल एग्जिस्टेंस। मतलब कि वो अपनी प्रेजेंट को छोड़ करके वो सपनों की दुनिया में जो है वो खोई रहती थी, ये उसका ड्रीम हुआ करता था। ठीक है, नौवां क्वेश्चन, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी द नेकलेस? ये जो चैप्टर है आप लोग का, ये आप लोग को क्या सीख देता है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी। हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। एक बात है, सेटिस्फाइड आप लोग को तब रहना चाहिए जब आप लोग की कंडीशन जो है अभी की कंडीशन के हिसाब से आप लोग सेटिस्फाइड हो, लेकिन आप लोगों को चाहत को रोकना नहीं चाहिए। इस बंदी ने जो जिस तरीके से चाहत करी है गलत था। चाहत किस तरीके से होनी चाहिए कि मैं अगर इस चीज़ की चाहत कर रही हूँ कि मुझे बड़ा गाड़ी बड़ा बंगला, अपनी इन परिस्थितियों को ख़त्म करके मुझे आगे बढ़ना है, तो मेरे को उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत पे फोकस करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं उन चीज़ों को किस तरीके से अचीव कर सकती हूँ, ना कि यार परेशान होना चाहिए कि मेरे पास वो कब आएगा। आएगा आएगा आएगा, लेकिन आपको पहले सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। अब 10वां क्वेश्चन है, हाउ डिड MME लोएजल द नो द लाइफ ऑफ नेसेसिटी? उसने अपनी लाइफ की ज़रूरतों को कब जाना? टू पे द डेट ऑफ 18,000 फ्रैंक्स, जब उनको जो है 18,000 का कर्ज चुकाना था। वो अपनी अच्छी लाइफ, डिसेंट लाइफ को छोड़ करके एक ऐसी लाइफ में आ गए जो सोच भी नहीं सकते थे। मटिल्डा हैड टू कुक, उसको खुद खाना बनाना पड़ता था, खुद बर्तन मांजना है, खुद कपड़े धोने हैं, हर काम को खुद ही करना है, बाहर जा करके सब्जी खरीद के लानी है। उसका पति जो है वो काम करने लगा। उसने तब अपनी लाइफ की ज़रूरतों को जो है वो, लाइफ की नेसेसिटी को, कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं यहाँ पे फालतू में गलत चीज़ों की चाहत कर रही थी, परेशान कर रही थी अपने पति को, वो सब मेरे लिए गलत था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, डू यू थिंक MME लोएजल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे आपको मिसेस मटिल्डा के बारे में पूछा गया है कि क्या वो उस रात को, मतलब वो जो पार्टी वाली रात थी, क्या उसमें उसने एंजॉय करा? अब आपको अपना रीजन बताना है। मिसेस मैटिल्डा लोएजल वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द बॉल। वो उस पार्टी की अटेंशन थी। हर ब्यूटी, हर ग्रेस, हर जॉय एंड द ग्रॉजियस स्माइल कैपिटिव, जो भी है, कैपिटिवेटेड ऑल। मतलब कि उसकी स्माइल, उसकी ब्यूटनेस, उसकी क्यूटनेस, उसकी सुंदरता, उसकी हर चीज़ जो है उस पार्टी की जो है वो जान थी। मैंने शॉट टू बी प्रेजेंटेड टू हर, सी डांस हैप्पीली एट द हर कॉन्क्वेस्ट ऑफ ऑल। मतलब कि वो जो आदमी थे उनके साथ डांस भी कर रही थी, तो उसके लिए तो यार एकदम इंजॉयफुल लाइफ थी, ये बताया गया इसके अंदर। 12वां क्वेश्चन, वाई वॉज मटिल्डा फ्रेंड एटोनिस्ट टू सी हर एट द एंड ऑफ द स्टोरी, और वाई डिड जीन नॉट रिकोगनाइज हर फ्रेंड मटिल्डा? सॉरी, जीन ये जेनी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जेनी उसको क्यों रिकोगनाइज जो है वो नहीं कर पाई, और वहाँ पे क्या रीज़न था। ठीक है, जेनी मटिल्डा फ्रेंड कुड नॉट रिकोगनाइज हर एट द सेम एट द ओल्ड एंड वॉन। आपको पता है यार, वही रीज़न है, क्योंकि वो बूढ़ी दिख रही थी, क्योंकि वो पहले सुंदर दिखती थी और वो ज़्यादा सुंदर नहीं रह गई थी, और उसकी खुशी भरी लाइफ नहीं थी, उदासीन चेहरा, लटका पटका चेहरा, इसलिए जो उसकी दोस्त थी उसको नहीं पहचान पाई। वाई वाज मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी? वो क्यों दुखी रहने लगी यार? इसका भी रीज़न वही था, उसके पिताजी जो थे वो भी क्लर्क थे, और उसके जो पति था वो भी क्लर्क था, और उसी के साथ उसकी शादी कर दी गई थी। वो चाहती थी कि वो अच्छी लाइफ को जिए, लेकिन वो उस लाइफ को नहीं जी पा रही थी, क्योंकि वो सोचती थी कि मैं रानी, मतलब मेरी शादी राजा के साथ होनी चाहिए थी जिसके पास अरबों खरबों रुपए हों, लेकिन नहीं हो पाई, इसलिए वो सोच सोच के जब वो दुखी रहती थी। वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू सी हर रिच फ्रेंड?
मटिल्डा जो है अपनी उस दोस्त को, जो अमीर दोस्त है, उसको क्यों नहीं देखना चाहती थी अपनी लाइफ में? मटिल्डा डिड नॉट वांट टू सी रिच फ्रेंड बिकॉज शी फ्रॉम इन्फेंट्री कॉम्प्लेक्स, सी वाज मैरिड टू सिंपल क्लर्क वेयर इज हर फ्रेंड। मतलब कि वो जलती थी उससे कि उसकी फ्रेंड की शादी इतने अमीर आदमी के साथ हुई है, मेरी शादी इस कलर के साथ हो गई, तो वो जलती थी, इसलिए वो नहीं मिलना चाहती थी। 15वां क्वेश्चन, हाउ डिड दे रिप्लेस द नेकलेस? उसने किस तरीके से जो है नेकलेस को रिप्लेस कर दिया? नेकलेस वाज ऑफ 36,000 फ्रैंक्स फ्रॉम विच लोजल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स। मतलब कि उन्होंने इस तरीके से रिप्लेस करा नेकलेस को, 18,000 उन्होंने नगद दे दिया, 18,000 का कर्ज ले लिया, इस तरीके से उन्होंने उस नेकलेस को जो है वो चुकाया, रिप्लेस करा। 16वां क्वेश्चन, व्हाट डिड मटिल्डा डू टू रिटर्न द मनी टू द लेंडर? उन्होंने उस कर्ज लिया था उसको चुकाने के लिए क्या क्या चीज़ें करी? अलग अलग टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। 17वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रेट शॉक दैट मिसेस मटिल्डा फॉरेस्टियर गिव टू मटिल्डा एट द लास्ट? मिसेस सॉरी यहाँ पे मिसेस फॉरेस्टियर था, ठीक है। उस मिसेस फॉरेस्टर ने उसको क्या लास्ट में झटका दिया भाई, ये बता करके कि वो जो नेकलेस तुमने मुझे दिया उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ऊपर थी नहीं, तुमने क्यों इतना फालतू में टेंशन उठाया? अब ये सुनने के बाद बंदे की हालत क्या होगी सोचो। 36,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक्स का कर्जा चुकाने, ये होता है लालच का बुरा नतीजा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूज डिज लोएजल पुट अप टू एक्सप्लेन द डिले इन रिटर्निंग द नेकलेस? क्या एक्सक्यूज बनाया लोएजल ने कि वो क्यों नेकलेस को नहीं दे पा रहे? तो उन्होंने ये बहाना बनाया था कि भाई तुम्हारा जो नेकलेस है ना वो मेरे से पार्टी में हल्का सा टूट गया, मैं उसको रिपेयर करा के ना तुम्हें दे दूंगी। ये बहाना बनाया था उन्होंने उसको रिप्लेस करने के टाइमिंग लेने के लिए, जब तक वो 36,000 फ्रैंक का इंतजाम कर रहे थे। तो ये चैप्टर आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आप लोग के इसके अगले चैप्टर की तरफ। तो अब आ चुके हैं आप लोग के द हैक ड्राइवर वाले चैप्टर पे और स्टार्ट करेंगे आप लोग के सबसे पहले क्वेश्चन से। वाई द लॉयर इज सेंट टू न्यू मिलियन, वट डज ही थिंक अबाउट द प्लेस? लॉयर को न्यू मिलियन क्यों भेजा गया था और वो उस प्लेस के बारे में क्या सोच रहा था? द लॉयर वॉज सेंट टू न्यू मिलियन इन ऑर्डर टू सर्व द समन ऑन ओलिवर लुटकिंस। मतलब कि वो उस ओलिवर लुटकिंस को जो है वो लेने गया था क्योंकि उसको जो है कटघरे में खड़ा करना था जज के सामने। द लॉयर हैड एक्सपेक्टेड द प्लेस टू बी स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज। लॉयर जब वो सोच रहा होगा कि यार इस शहर की खिचपिच से बाहर निकल करके एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत से विलेज में जाकर के रहूंगा, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था न्यू मिलियन वाले विलेज से। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर कॉल हिज वर्क अनप्लेजेंट? नरेटर ने उसके काम को अनप्लेजेंट क्यों कहा? मतलब कि वो काम उसको मतलब एकदम गंदा काम क्यों कहा, मतलब बेकार काम क्यों कहा? द नरेटर वॉज सेंट टू सर्व समन्स। मतलब कि नरेटर को, मतलब जो आपका लॉयर मान लो चाहे नरेटर मान लो, उसको भेजा जाता था समन्स को, मतलब कैदियों गुंडों उन सबको पकड़ने के लिए, जो कटघरे में खड़ा करने के लिए, ठीक है। ही हैड टू गो टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डर्टी एंड डेंजरस प्लेसेस एट टाइम। ही वॉज आल्सो बिटन बाय वेरी पीपल। मतलब कि वो जाता था ऐसे गंदे गंदे एरिया में, लुहेड़े जो लुखे होते हैं उनके एरिया में जाता था, और वहाँ पे कई लुखे जो है उसको पीट देते थे। दैट इज़ वाई कॉल्ड हिज वर्क अनप्लेजेंट। इसलिए वो कहता था कि उसका काम उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द हैक ड्राइवर अपेयर? हैक ड्राइवर जो था वो किस तरीके का लग रहा था? द हैक ड्राइवर लुक टू बी एट 40, मतलब 40 साल का लग रहा था, उसका चेहरा लाल था, और ही वॉर डर्टी एंड वॉर्न आउट क्लॉथ बट ही वॉज चीयरफुल। मतलब कि उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे लेकिन वो चीयरफुल बंदा था, मतलब एक तरीके से मजे दिलाने वाला बंदा था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आप लोग का, वाई डज द हैक ड्राइवर ऑफर टू आस्क अबाउट ओलिवर लुटकिंस? मतलब जो हैक ड्राइवर है वो ओलिवर लुटकिंस के बारे में क्यों पूछ रहा था? द हैक ड्राइवर वॉज नन अदर देन ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ। मतलब कि जो हैक ड्राइवर था वो खुद ही ओलिवर लुटकिंस था, लेकिन वो नहीं जाना चाहता था कहाँ पर, वहाँ पे मतलब कोर्ट के अंदर विटनेस देने, मतलब कटघरे में खड़े होने के लिए। तो उसने ऐसा प्रेटेंड करा कि वो एक हैक ड्राइवर है लॉयर के सामने, और वो उसकी मदद कर रहा है लुटकिस को पकड़ने में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, एक्सप्लेन। इस लाइन को आप लोग को एक्सप्लेन करना है जो कि आप लोग के चैप्टर्स के अंदर है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। द नरेटर मीन टू से दैट द हैक ड्राइवर वाज अ डिसऑनेस्ट एज हिम बिकॉज ही वाज गेटिंग पेड फॉर राइडिंग द नरेटर ऑन हिज कार्ट ऑन द प्रेटेंस ऑफ हेल्पिंग हिम। मतलब कि नरेटर ये कहना चाहता है कि हैक ड्राइवर इतना ज़्यादा डिसऑनेस्ट है कि वो उसके साथ घूम रहा था, उसके साथ प्रेटेंड कर रहा था कि वो उसके पकड़ने में मदद कर रहा है, और उसको पूरे टाइम जो है वो पागल बना दिया। छठा क्वेश्चन, द नरेटर वाज हैप्पी टू ही हैड नॉट फाउंड लुटकिंस बाय। नरेटर जो है वो फिर भी खुश था, मतलब फर्स्ट टाइम की बात की जा रही है, नरेटर जो है फिर भी खुश था, बेशक उसने लुटकिंस को पहली बार नहीं पकड़ा था, और
रीज़न क्या था इस चीज़ का? तो नरेटर जो है वो सिटी की लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, और जब वो विलेज में घूमा और जब वो घूम रहा था, राइड कर रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो ओवरजॉयड हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया उस हैक ड्राइवर के बर्ताव से, उसके व्यवहार से। सो ही वाज़ हैप्पी थ्रू ही हैड नॉट फाउंड लुटकिंस। बेशक उसने लुटकिंस को नहीं पकड़ा, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा खुश था। कौन? लॉयर। सेवेंथ, हाउ डज द नरेटर फाइंड लुटकिन इवेंचुअली? लुटकिन को किस तरीके से नरेटर जो है वो पहचाना, पकड़ा, जो भी मान लो। द नरेटर कंपेनियन हैड सीन लुटकिंस व्हेन द नरेटर पॉइंटेड आउट द हैक ड्राइवर टू हिम। जब नरेटर जो है पॉइंट, जब सेकंड टाइम वो लोग आए थे, आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी तो इसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा, जब सेकंड टाइम वो लोग एक बंदे को लेकर के आया था, लॉयर जो है, जो लुटकिंस को पहचानता था, लेकिन जो नरेटर था वो तो नहीं पहचानता था। उसने दिखा करके कहा कि वो बंदा जो खड़ा है ना, जो हैक ड्राइवर लेकर के, उसको देख रहे हो, वो बंदा बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि भाई ये लुटकिंस ही है, लुटकिंस खुद ही है, इसने तुझे पागल बना दिया। इन दिस वे द नरेटर फाउंड लुटकिंस इवेंचुअली। तो इस वे में जो है लुटकिंस को लॉयर जो है पहचाना या पकड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक लुटकिन नेबर वेयर एंग्जियस टू मीट द लॉयर? अब यहाँ पे जो लुटकिंस के, जो ओलिवर लुटकिंस था, उसके नेबर जो है उस लॉयर से मिलने के लिए क्यों बेताब थे? क्योंकि फर्स्ट टाइम में लुटकिंस ने मिलने नहीं दिया। लुटकिंस ने क्या कहा था? देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में क्या आंसर बताता हूँ आपको। लुटकिंस टुक द लॉयर ऑल अक्रॉस द टाउन इन सर्च ऑफ लुटकिन हिमसेल्फ। ही वाज एबल टू फूल द लॉयर विद हिज कुक्ड अप स्टोरी अबाउट द लुटकिंस एंड अदर विलेजर्स। ऑल दिस मस्ट हैव बिकम टॉक ऑफ द टाउन। मतलब कि आपको समझा दूं कि लॉयर जो था वो लुटकिन की तलाश में आया था। लुटकिन जो था वो खुद हैक ड्राइवर बन के उसको फालतू की कहानियाँ, उसको पकी पकाई कहानियाँ जो है वो सुनाने लगा। लेकिन जो गांव वाले थे, जब इन बातों को सुना कि वो लुटकिंस को पकड़ने आया था और लुटकिंस ने उसको पागल बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि लुटकिंस जो है वो खुद जा जा करके हर एक दुकान में पूछ रहा था, और जो हमारा लॉयर था उसने क्रॉस चेक भी नहीं करा कि क्या वो सही में पूछ भी रहा है या नहीं पूछ रहा है। इस चीज़ को लेकर के उसने क्रॉस चेक भी नहीं करा। तो इस चीज़ को लेकर के जो है जो नेबर्स थे वो परेशान थे कि ऐसा कौन सा लॉयर है जो आया था और चला गया। ठीक है, second question, after his first day experience with the hack driver, the lawyer think of returning to New Million to practice law. Do you think he would have reconsidered this idea after his second visit? मतलब कि फर्स्ट टाइम जो है लॉयर आया था न्यू मिलियन में, तो उसने सोचा कि यार यहीं पर रहता हूँ, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, ये बंदा देखो हैक ड्राइवर कितना अच्छा है, यहीं पर अपना जो है लॉयर की प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन सेकंड टाइम जब वो आया, तो क्या आप मानते हो कि उसने सोचा होगा कि मैं वापस आकर के यहाँ पे करूँ? नहीं, डेफिनेटली इस आंसर के अंदर ये बताया गया है। अब आखिरी क्वेश्चन आप लोग का, डू यू थिंक द लॉयर वाज गलिबल? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? क्या आप लोग मानते हो कि लॉयर जो था वो भोला भाला सा गब्बर टाइप का इंसान था, मतलब भोला भाला इंसान था? तो यार इस चीज़ का आंसर है यस। अगर वो भोला नहीं होता, उसने किसी चीज़ को क्रॉस चेक नहीं करा, आप लोग जानते हो, वो उस हैक ड्राइवर पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया कि वो उतर करके दुकानों में ये भी पूछने नहीं गया कि क्या वो जो बंदा है वो सही कह रहा है, कि मैं पूछ करके आता हूँ। क्योंकि उसने कहा था हैक ड्राइवर ने कि मैं पूछने जाऊंगा ना तो वो मेरे को पहचानते, तो वो मेरे को बता देंगे। तो वो क्रॉस चेक करने भी नहीं उतरा, वो बंदा लॉयर जो था वो क्रॉस चेक करने भी नहीं उतरा, और इसी चीज़ का फायदा जो है उसने उठाया, पैसा भी लिया, उसको घुमाया भी, और उसका टाइम पास भी करा, और उसको भेज भी दिया। तो ये यहाँ पे जो चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आप लोग के अगले चैप्टर भोली पे। तो अब आ चुके हैं आप लोग के अगले चैप्टर भोली पे, और स्टार्ट करेंगे आप लोग के सबसे पहले क्वेश्चन से। वाई डिड सुलेखा रिमेन अ डल चाइल्ड एंड कैम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन? सुलेखा जो है वो एक तरीके से वो डल चाइल्ड कैसे बनी, मतलब उसका नाम जो है वो भोली कैसे पड़ गया, वो इतनी सीधी सादी कैसे हो गई? इसका आंसर देखो, व्हेन शी वाज 10 मंथ ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, तब वो जो है बेड से गिर गई, और गिरने के बाद उसके ब्रेन में एक ऐसी जगह चोट आ गई जिसकी वजह से दैट वाज व्हाई सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। इसकी वजह से वो जो है भोली कहलाई, क्योंकि उसका माइंड जो है वो औरों बच्चों से पीछे चला गया, मतलब वो सोचने समझने की जो उसकी शक्ति थी वो धीरे धीरे जो है वो कम होती चलेगी, और एट द एंड उसके माँ बाप भी आपको बताया कि उसको सिखाने में जो है वो फोकस नहीं करे, तो इसकी वजह से जो है वो एक तरीके से सिंपल सीधी सादी गाय टाइप की लड़की जो है वो बन गई। अगला क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर अ गर्ल वाज बोन फॉर भोली, डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हो जो प्राइमरी स्कूल जो गांव में खुला था वो भोली के लिए एक तरीके से वरदान था? क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? मैं तो एग्री करता हूँ, यस। द ओपनिंग ऑफ अ न्यू प्राइमरी स्कूल इन हर विलेज वाज अ बोन फॉर भोली बिकॉज द स्कूल एंड हर टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ भोली। मतलब कि
जो प्राइमरी स्कूल खुला था उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसकी टीचर ने भोली की लाइफ को चेंज करने में डाला। भोली की लाइफ को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। एक ऐसी लड़की जो कभी बोल भी नहीं पाती थी, कह भी नहीं पाती थी, एकदम जो है डर के रहती थी, नीचे मुंडी करके रहती थी, लेकिन उस लड़की को एक कॉन्फिडेंट लड़की, अपने खुद के डिसीजन को लेने वाली लड़की जो है वो बना दिया इस स्कूल ने। तो डेफिनेटली ये स्कूल जो है उसके लिए वरदान साबित हुआ। थर्ड क्वेश्चन, वाई वाज भोली रेलुकेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर? मतलब जो भोली थी वो अनिच्छुक, मतलब कि एक तरीके से मना क्यों कर रही थी कि नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी अपने फादर से? क्योंकि भोली इस स्कूल के बारे में जो है वो नहीं जानती थी कि भोली जो है स्कूल होता क्या है, किस तरीके का होता है, उसने ना कभी इस नाम को सुना था। वो अपने पिताजी को मना कर रहे थे कि वो नहीं जाना चाहती, स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके जो पिता थे उसको भेजना चाह रहे थे। तो इसलिए भोली जो है वो मना कर रही थी, क्योंकि वो डर रही थी। उसको लगा कि यार कहीं मेरी जैसे गाय थी लक्ष्मी, उसकी तरह मुझे छोड़ ना दे। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद द न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द न्यू होप एंड न्यू लाइफ? इस लाइन को देखने के बाद मतलब वो किस नई होप और किस नई लाइफ की बात की जा रही है? सेकंड, व्हाट डिड शी रिलेट द पिक्चर इन द स्कूल वॉल टू? और वो अपने स्कूल में जो दीवारों पे पिक्चर बनी थी उससे किस चीज से रिलेट कर रही थी? तो आंसर देखो, फॉर पहले का आंसर देखो, द न्यू होप वॉज दैट शी वुड बिकम लर्न लाइक अदर। मतलब पहली होप ये थी कि वो दूसरों की तरह पढ़ पाएगी, और मतलब लोग उसकी बातों को सुनेंगे, वो स्पीक कर पाएगी बिना हिचकिचाए, बिना हकलाए जो है। नाउ शी वुड नॉट ट्रीटेड एज इन्फीरियर टू अदर। वो दूसरों के जैसे पहले मतलब जो है ट्रीट की जाती थी, वो उस तरीके से जो है वो ट्रीट नहीं करी जाएगी। सेकंड, शी लेट द पिक्चर ऑफ द स्कूल वॉल। मतलब वो अपने स्कूल में जो दीवालों पे पिक्चर बनी थी उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने लगी। जो बकरी बनी हुई थी उसको अपनी नेबर की बकरी से रिलेट करने लगी, जो काऊ थी उसको अपनी लक्ष्मी से रिलेट करने लगी, जो घोड़ा था उसको तहसीलदार के घोड़े से रिलेट करने लगी। ठीक है। अब चलता है आप लोग के अगले क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज गिवन बाय भोली, गिवन टू भोली बाय हर पेरेंट्स, इज इट जस्टिफाइड? मतलब जो ट्रीटमेंट उसको पेरेंट्स की तरफ से उसको मिला, क्या वो जस्टिफाई करने लायक था? क्या उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको जो है ट्रीटमेंट मिला? तो इसका आंसर है, भोली जो थी वो चौथी बच्ची थी अपने घर में। सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिबलिंग। वो अपने और बहनों से, सिबलिंग मतलब कि अपने और जो भाई बहन थे, जो भी बहनें थी उससे अलग थी। सी हैड अ डिसफिगर्ड फेस। उसका जो फेस था वो अजीब सा था, बेकार था, डिसफिगर था। उसके ऊपर काले धब्बे थे। सी हैज़ अ स्लो लर्नर। वो बहुत धीरे पढ़ पाती थी, बहुत हकला के बोलती थी। तो उसके घर की तरफ से उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसके घर की तरफ से उसको जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला। ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की कोई भी परेशानी को ना देखते हुए अनकंडीशनली उनसे लव करना चाहिए। ये पेरेंट्स को करना चाहिए, ये चीज़ दिखाई गई है इसके अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व योर यू एंड माई मदर। ठीक है। थ्रू दिस स्टेटमेंट द नरेटर वांट टू हाईलाइट द मोरल क्वालिटीज भोली वाज इम्बेडेड विद, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द लेसन दैट वर्ड मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट एंड हाउ डिड शी यूज है। मतलब कि ये लाइन को पढ़ने के बाद जो नरेटर है वो क्या क्वालिटीज भोली की जो है वो कहना चाह रहा है, तो ये इसका आंसर आप लोग को देना है। तो भोली वाज एन इग्नोरेंट डॉटर ऑफ रामलाल। ये बात आपको पता है कि वो अपने सबसे ज़्यादा इग्नोर करे जाने वाली जो बेटी थी रामलाल की, उसकी शादी बिशंबरनाथ के साथ जो है वो फिक्स कर दी। बिशंबरनाथ आस्क्ड फॉर अ वेरी हैवी डाउरी। बिशंबर ने बहुत तगड़ा जो है दहेज मांगा। भोली शोड करेज। भोली ने करेज दिखाया और मना कर दिया कि मैं तो तू जैसे लालची आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी, निकल यहाँ से। भोली प्रॉमिस टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। भोली ने प्रॉमिस करा कि आपकी बुढ़ापे में मैं आप लोग की सेवा करूंगी। पिताजी माताजी अपने पेरेंट्स को कहा, विद द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड हर टीचर एंडेवर शी बिकम मैच्योर एंड कॉन्फिडेंट। एजुकेशन की मदद से और अपने टीचर के एंडेवर की वजह से, करेज की वजह से वो जो है इतनी ज़्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट हो पाए। सी बिकेम अवेयर ऑफ अ राइट। इट वाज एजुकेशन दैट मेड भोली अवेयर हर राइट टू रेज द वॉइस अगेंस्ट डाउरी। मतलब कि इस एजुकेशन की वजह से वो इस चीज़ को जान पाई कि सच में ये गलत चीज़ है, डाउरी मांगना या फिर देना बहुत गलत चीज़ है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन आप लोग का। ठीक है। Dowry is a negation of a girl dignity. Prove this statement in the light of the story Bholi. How can this evil be eradicated from our society? मतलब कि जो डाउरी मांगना है वो गलत है। इस चीज़ को आप लोग को जो है बताना है कि सोसाइटी में ये जो राक्षस जो बैठे हैं जो मांगते हैं डाउरी, इस चीज़ को आप लोग को ग्लोरीफाई करना है, बताना है। डाउरी इज़ अ कर्स इन आवर सोसाइटी। मतलब डाउरी जो है एक तरीके से श्राप है हमारी सोसाइटी में। इट हैज़ बिकम अ मॉन्स्टर नाउ। इस समय वो केजीएफ की तरह मॉन्स्टर बन चुकी है। डाउरी नो डाउट इज़ अ नेगेशन ऑफ अ गर्ल डिग्निटी। विशंबर रेफ्यूज टू एक्सेप्ट भोली बिकॉज ऑफ अर लुक्स। विशंबर ने उसको क्यों एक्सेप्ट करा?
उसकी सूरत देख के थोड़ा उससे प्यार थोड़ा किया था, कहा था कि माल मिलना ही है, रख लेते हैं इसको। माल जैसे खत्म होता तो उसके साथ कुछ ना कुछ करने लगता गलत काम। द मोमेंट ही सो हर फेस फुल ऑफ पॉक मार्क्स ही रेफ्यूज टू मैरी हर, मतलब जैसे उसने देखा कि उसके फेस पे पॉक मार्क्स है, उसने मना कर दिया। ही डिड नॉट केयर फॉर हर डिग्निटी बट ही वॉज रेडी टू मैरी दैट अगली गर्ल इफ हर फादर वुड गिव हर 5,000। मतलब कि उसने डिग्निटी को नहीं देखा और कहा कि मुझे पैसा दे दो तो मैं आपकी बेटी से भी शादी कर लूंगा, चाहे कैसे भी है चल जाएगा मेरे को। ही वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर लुक, मतलब कि पैसे को दे करके उसके लुक से कॉम्प्रोमाइज करने लगा। तो ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इस चीज़ को बताया गया है इस आंसर के अंदर। नौ क्वेश्चन आप लोग का, होली टीचर हेल्प टू ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर, अ टीचर कैन ट्रांसफॉर्म अ स्टूडेंट बाय इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, डू यू एग्री। यहाँ पे बताया गया है मतलब कि जो भोली की टीचर थी उसने उसको जो सोशल बैरियर्स थे उसको तोड़ दिया, उसको मोटिवेट करा और इतना ज़्यादा मोटिवेट करा, उतना ज़्यादा करेज करा। क्या आप लोग मानते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें इस तरीके से एनकरेज या फिर मोटिवेट करते हैं? और दूसरी बात, आप अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो इसका आंसर आप लोग को देना है। भोली टीचर हेल्प्ड हर इन overcoming social barriers. Bholi was differently abled girl. She lacked confidence. She had infirmary complex. मतलब बताया गया कि भोली जो थी वो बहुत ही डल लड़की थी, लेकिन उसकी जो टीचर्स थे उसने उसको बहुत ज़्यादा जो है इंकरेज करा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, बहुत ज़्यादा जो है वो करा। ए टीचर कैन ट्रांसफॉर्म अ स्लो लर्नर डम स्टूडेंट टू कॉन्फिडेंट पर्सन। एक टीचर ने एक ऐसी लड़की जो कि धीरे पढ़ पाती थी, हकला के बोलती थी, उसको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्ची में बदल दिया। इट इज़ नॉट ओनली द नॉलेज दैट अ टीचर शुड इम्पैक्ट बट ही शी मस्ट बूस्ट कॉन्फिडेंस अबाउट हिज हर स्टूडेंट, अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन बाय द टीचर मोटिवेट अ स्टूडेंट एंड बूस्ट अप। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि टीचर की तरफ से मिलने वाला मोटिवेशन बूस्ट करता है इंसान को और मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करने में। तो टीचर को चाहे वो डांटने से ज़्यादा ना उसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंकरेज करेगा तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। रादर देन डांट दोगे तो वो और ज़्यादा डर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आप लोग के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोग के शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। हाउ डिड भोली रिएक्ट व्हेन द टीचर आस्क्ड फॉर हर नेम। भोली ने किस तरीके से रिएक्ट करा जब उसके टीचर ने उसका नाम पूछा। भोली स्टैमर्ड व्हेन शी स्पोक एंड कुड नॉट टेल हर नेम कंप्लीटली व्हेन द टीचर आस्क्ड हर टू डू सो शी ब्रोक इनटू टीयर्स। मतलब कि वो बोल नहीं पा रही थी अपने नाम को, और जब वो कंप्लीट अपना नाम बोल नहीं पा रही थी तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए। ठीक है, भोली की आंख में। सेकंड क्वेश्चन, भोली वाज फैसिनेटेड बाय द वॉल ऑफ द क्लासरूम बाय। भोली जो थी वो फैसिनेट क्यों हो गई, मतलब एक तरीके से खो कैसे गई, मतलब जो है उस दीवालों को देख करके। द वॉल ऑफ द क्लासरूम हैड ब्राइटेड एंड कलरफुल पिक्चर ऑफ अ हॉर्स, गोट, पैरेट एंड अ काउ। दे ऑल लुक फैमिलियर टू भोली। ये मैंने आप लोग को बता दिया, उसी के शॉर्ट वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल। दिसंबर की मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों करा भोली के पेरेंट्स ने, क्यों करा था बताओ। भोली पेरेंट्स एक्सेप्टेड दिसंबर मैरिज प्रपोजल बिकॉज दे वेयर हैप्पी दैट वाज वेल ऑफ हैड नॉट आस्क फॉर डॉरी। मतलब कि भोली के पेरेंट्स ने इसलिए दिसंबर के मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि पहली बार में वो दहेज ही नहीं मांग रहा था, वो खुश था क्योंकि वो बड़ी एज का था। एट दी एंड मैं आप लोग को बताऊं तो वो भोली के पिता की एज का था, जो भोली की बेटी मतलब भोली के पिता की एज के था, मतलब रामलाल की एज के था वो। और वो उसकी बेटी से शादी कर रहा था, मतलब अपनी बेटी समान लड़की से वो शादी कर रहा था। तो फर्स्ट टाइम में तो उसके जो परिवार वाले थे वो मान गए, ठीक है, कि पैसा नहीं ले रहा, कर देते हैं शादी, छोड़ना, इस टाइप से था। अब चौथा क्वेश्चन है, वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली एंड नॉट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन। मतलब रामलाल जो है वो अपनी भोली को लेकर के ही क्यों परेशान था, अपनी दूसरे बच्चों को लेकर के क्यों परेशान नहीं था। तो इसका आंसर है, भोली ऑल अदर चिल्ड्रन ऑफ रामलाल वेर हेल्दी एंड गुड लुकिंग। उसकी जो और बच्चा थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। भोली वाज नदर इंटेलिजेंट, ना वो इंटेलिजेंट थी ना वो गुड लुकिंग थी, बेचारी सीधी सादी सी थी, हकलाती थी। इसलिए रामलाल को उसके फ्यूचर को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, चिंता थी। पांचवा क्वेश्चन, व्हाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज, व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू। मतलब कि तहसीलदार रामलाल के विलेज में क्यों आए थे और उन्होंने रामलाल से क्या कहा। द तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज टू इनोग्रेट द प्राइमरी स्कूल। तहसीलदार रामलाल के विलेज में प्राइमरी स्कूल का इनोग्रेशन करने आए थे और उन्होंने रामलाल से कहा कि अपनी बेटी को भेज करके एक एग्जाम्पल सेट करो कि हाँ, अगर रामलाल की बेटी अगर पढ़ने जाएगी तो डेफिनेटली गांव की और बच्चे जो है वो भी पढ़ने आएंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन, वाई वाज भोली रेलुकेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। वो मना क्यों कर रही थी, आप इसका आंसर जान चुके हो। ठीक है, आठवें का आंसर है आप लोग का, सातवें का आंसर सॉरी, वाई डिड भोली लुक एट दिसंबर विद अ कोल्ड कंटेम्प्ट। मतलब भोली इस तरीके से क्यों देखने लगे विशंबर को। ठीक है, भोली लुक एट विशंबर विद अ कोल्ड कंटेम्प्ट बिकॉज ही हैड डिमांडेड 5,000 टू गेट मैरिड टू हर।
वो इसलिए देखने लगी क्योंकि वो जो बंदा था विशंबरनाथ, वो 5,000 रुपये मतलब मांगने लगा उससे डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में। भोली सो हाउ हर फादर वाज बीइंग ह्यूमिलेटेड, उसने देखा कि उसके फादर एकदम ह्यूमिलेट हो रहे हैं, मतलब झुक रहे हैं उसके सामने। सी रियलाइज विशंबर वाज ग्रीडी, वो पहचान गई कि ये हरामी है और ये बहुत लालची है, और ये समझ गए, ठीक है, कि वो उसके फादर को मतलब जो है परेशान कर रहा है उसके अगली लुक को लेकर के। तो उसने सही से सुना है उसको, ठीक है। अगला, वाई डू यू थिंक सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? डू यू नो थिंक भोली टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग अ लाइफ? ये आपको बता दिया। ड्रॉ कंक्लूजन एज टू वाई भोली टीचर फेल्ट लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस। इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। एवरीबॉडी, जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हो। अब मैं आप लोग को कुछ यहाँ पे लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग चैप्टर के आप लोग के सामने आ रहे होंगे। पहले चैप्टर का नाम, उसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चन है वो दिख रहे होंगे। आप लोग उसको जरूर कर लेना, पढ़ लेना, लिखना मत, पढ़ लेना। सिर्फ पढ़ने भर से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले जो आप लोग की दूसरी किताब है उसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और बहुत फटाफट से वीडियो आने वाली है, सटाक से वीडियो आने वाली है। बिल्कुल इंतजार करो, बहुत तगड़े तरीके से आने वाली है।